Hey friends, welcome to Last Minute Tuitions. मेरा नाम सुमेर है and today we are going to see Assembler Part 1 जहाँ हम देखेंगे असेंबलर क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, उसे क्यों बनाया गया, उसके टर्म्स क्या है, उसका सिंटेक्स क्या है। अगर कोई एक असेंबली लैंग्वेज लिखना चाहता है तो उसको बेसिक सिंटेक्स क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। मैंने पिछले वीडियो में असेंबलर के बारे में कुछ बताया था, लेकिन मैं उसको फिर से रिकैप कर रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो ये असेंबलर, ये असेंबली लैंग्वेज, ये सब कहाँ से आई? ये सब आई जब कंप्यूटर बना। अब कंप्यूटर एक नड़िक बंदा था, उसको सिर्फ मशीन लैंग्वेज आती थी। मशीन लैंग्वेज यानी बाइनरी। तो समझो अगर मुझे 9+2 भी करना है ना, तो ये प्लस के लिए मुझे इतना बड़ा बाइनरी कोड लिखना पड़ता था, 9 के लिए इतना बड़ा बाइनरी कोड लिखना पड़ता था और 2 के लिए इतना बड़ा बाइनरी कोड लिखना पड़ता था। तो अब हमारे बंदे आलसी थे, वो बोलते यार इतना बड़ा बाइनरी कोड, और समझो इतना बड़ा तो हम लिख भी ले, लेकिन एक स्टेटमेंट नहीं होते थे, वहाँ स्टेटमेंट होते थे 1500 लाइन के। और वहाँ पे 0 1 अगर मिस्टेक हो गया और मेरे जैसे बंदे का हो गया तो मैं तो ढूंढते ढूंढते पागल हो जाऊंगा। तो एक बंदा बोलता है यार ये चीज़ ना बहुत हार्ड है, मेरे को ये प्लस के लिए ना इतना बड़ा नहीं लिखना है। तो उसने निकाला न्यूमोनिक्स। उसने क्या किया, न्यूमोनिक्स को इंट्रोड्यूस किया, जहाँ हमें प्लस के लिए इतनी बड़ी साइन लिखने की ज़रूरत नहीं थी, हमें सिर्फ ऐड लिखना था। तो उसी तरह से सब्ट्रैक्शन के न्यूमोनिक्स बने, मल्टीप्लिकेशन के बने, डिवीजन के बने, और ऐसे कलेक्शन ऑफ न्यूमोनिक्स को कहते हैं हम असेंबली लैंग्वेज। तो तब पिक्चर में आई असेंबली लैंग्वेज। क्या है असेंबली लैंग्वेज? कलेक्शन ऑफ न्यूमोनिक्स कॉल्ड असेंबली लैंग्वेज। तो ये क्यों बनाई गई? क्योंकि मशीन लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज ह्यूमन को रीड करने के लिए और समझने के लिए बहुत हार्ड पड़ती थी, इसीलिए असेंबली लैंग्वेज का इन्वेंशन हुआ। इसमें क्या है, आपको अगर 9+2 ऐड करना है तो आपको सिर्फ ऐड लिखना था, जो कि निमोनिक्स है। R1 में 9 की वैल्यू स्टोर करनी थी, R2 में 2 की वैल्यू स्टोर करनी थी, और R1 में वो चीज़ें अपने आप आपको 11 अपना आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया असेंबली लैंग्वेज। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि ये भाई बड़ा नडिंग बंदा है, इसको सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही समझती है, उसको और कुछ आती ही नहीं है, और ये कुछ समझना भी नहीं चाहता। तब पिक्चर में अभी समझो ये स्पेनिश है और हमने बनाई है इंग्लिश, तो उसको ट्रांसलेट तो करना पड़ेगा। तब पिक्चर में आया ट्रांसलेटर। तो असेंबलर क्या है? असेंबलर इज अ ट्रांसलेटर दैट ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। यानी वो एक ट्रांसलेटर है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, अलॉन्ग विद सम इन्फॉर्मेशन फॉर द लोडर। अब ये चीज़ क्या आप मेरा पिछले वीडियो प्लेलिस्ट में देख सकते हो, ताकि इसको मैंने डीप कॉन्सेप्ट में बताया है कि अलॉन्ग विद द इन्फॉर्मेशन फॉर द लोडर। अब ये चीज़ें वर्क कैसे करती है समझ लो। इसमें है ना, इसके पास एक डेटाबेस होता है। डेटाबेस में ना सारे न्यूमोनिक्स है, उसके बाजू में उसके बाइनरी है। तो जैसे कि असेंबली लैंग्वेज न्यूमोनिक्स लेता है, ये चेक करता है अपना डेटाबेस में कि भाई इसका रिलेटेड बाइनरी क्या है, और ट्रांसलेट करके सामने मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। तो ये तो हो गए बेसिक कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है। अगर कोई बंदा असेंबली लैंग्वेज लिखना चाहता है तो उसका बेसिक सिंटेक्स क्या होता है? उसका बेसिक सिंटेक्स कुछ ऐसा दिखता है, जहाँ पे एक लेबल होता है, निमोनिक्स होते हैं, ऑपरेंड होते हैं, कमेंट होते हैं। लेबल ऑप्शन है। लेबल यानी आप किसी सिंबॉलिक नेम है किसी मेमोरी लोकेशन का, आप देना चाहो तो दे सकते हो, नहीं देना चाहो तो नहीं दे सकते। जैसे जंप हो गया, L1 हो गया, L2 हो गया। फिर आता है निमोनिक्स। निमोनिक्स मैंने बता चुका हूँ, ऑपरेशन टू बी परफॉर्म, जैसे ऐड हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया। फिर आता है ऑपरेंड। ऑपरेंड भाई 9 2, मैंने कहा था ना 9+2। 9+2 क्या है? हम ऑपरेशन किसी नंबर्स पे या किसी डेटा पे परफॉर्म करेंगे, तो ऑपरेंड्स आर द डेटा जिस पे मेरे ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। फिर आता है लास्ट में कमेंट। ये तो हर जगह यूज़ होता है। कमेंट की यूज़ करते हैं, कमेंट यूज़ करते हैं। समझो अगर मैं एक प्रोग्रामर हूँ और मुझे मेरा डेटा 5 साल बाद मैंने कोई जो प्रोग्राम लिखा था वापस पढ़ रहा हूँ, तो क्या मुझे वो समझेगा? नहीं। तो उसको मैं कमेंट लिख दूंगा अपनी भाषा में, तो 5 साल बाद भी अगर वो ये समझूँ तो मुझे अच्छे से समझेगा। अगर कोई नया बंदा भी मेरा कोड खोल रहा है तो उसे भी वो समझेगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे कमेंट्स डाला है। तो ये प्रोग्रामर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका हम एग्जाम्पल, तो इट्स लाइक ऐड R1 R2 कमेंट। R1 में समझो 3 है, R2 में 4 है। तो ऐड मैंने निमोनिक्स, लेबल मैंने नाम देते दो L1। तो ये मेरा लेबल हो गया जो कि ऑप्शनल है। ऐड मेरा क्या है? निमोनिक्स है। ऑपरेंड, ऑपरेंड यानी R1 R2 मेरा ऑपरेंड है, जिसके अंदर मैं ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, जिस डेटा पे मैं परफॉर्म करता हूँ। लास्ट में आ गया कमेंट। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक स्ट्रक्चर। अब देखते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, जो 4 है। पहला है लोकेशन काउंटर, फिर है लिटरल्स, फिर सिंबल्स और प्रोसीजर। तो लोकेशन काउंटर क्या होता है? अरे भाई नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सा एग्जीक्यूट होने वाला है, वो चीज़ लोकेशन काउंटर इंडिकेट करता है कि भाई अगला कौन सा, तो ये लोकेशन काउंटर बताता है। सेकेंड चीज़ है लिटरल।
लिटरल ना कांस्टेंट वैल्यू होती है जो किसी वेरिएबल से असाइन नहीं होती है, ये सिर्फ इंडिपेंडेंट कांस्टेंट वेरिएबल होती है जो पूरे टेबल में कहीं एक दो बार यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल ABC इज इक्वल टू ABC प्लस 4, अगर मेरे कोड में यहाँ है तो ये 4 किसी टर्म से या किसी वेरिएबल से असाइन नहीं है, समझ रहे यार, कोड में एक ही बार यूज हो रहा है। तो इनको कहते हैं लिटरल्स यानी कांस्टेंट वैल्यू, और इनको हैंडल करने के लिए असेंबलर या असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में स्पेशल टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं लिटरल टेबल। ठीक है, तो हो गया लिटरल्स। अब देखते हैं सिम्बॉल्स। सिम्बॉल्स एक वेरिएबल होते हैं जो किसी वैल्यू को होल्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिम्बॉल्स अगर आप सी में देखो तो हम करते हैं ना इंट ए, तो ये ए क्या है, ये हमारा सिम्बॉल है। उसी तरह अगर ए इज इक्वल टू 5 तो ये पूरे प्रोग्राम में ए इज इक्वल टू 5 रहने वाला है, क्योंकि ये वैल्यू को होल्ड करके रख रहा है, ये कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। और इसको हैंडल करने के लिए भी असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में हमने एक स्पेशल टाइप का डेटा स्ट्रक्चर बनाया है जिसे हम कहते हैं सिम्बॉल टेबल। इसका कॉन्सेप्ट आगे बहुत यूज होने वाला है, इसलिए ध्यान दे देना। अब प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर क्या है, अरे आप सी में कभी फंक्शन यूज़ किए हो, हाँ, जावा में मेथड यूज़ किए, हाँ, तो असेंबली लैंग्वेज में जो फंक्शन सी में काम करता है वहाँ पे यहाँ पे प्रोसीजर हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो प्रोसीजर नथिंग इट्स अ फंक्शन लाइक सी, इन सी में जो फंक्शन होता है उसी तरह से असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में हम प्रोसीजर यूज़ करते हैं। तो ये तो हो गया बेसिक्स। अब देखते हैं एडवांटेजेस क्या है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के। ऑब्वियसली पहला एडवांटेज क्या होगा कि ये ईजी है रेदर देन बाइनरी। सेकेंड एडवांटेज क्या है, मुझे बाइनरी लिखने की जरूरत नहीं है, वी यूज न्यूमोनिक्स। थर्ड एडवांटेज क्या, थर्ड एडवांटेज हाई लेवल जो प्रोग्रामिंग होती है ना सी जावा, उनसे है ना मेरी असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग है ना उसकी प्रोसेसिंग फास्ट होती है, तो ये इसका थर्ड बेस्ट एडवांटेज है। अब डिसएडवांटेज क्या है, इसका सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज है कि भाई असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर को समझती है मशीन, तो मुझे असेंबलर द ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है, इज दैट इज द डिसएडवांटेज, वी नीड अ ट्रांसलेटर टू कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। सो दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑन असेंबलर। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। इसके आपको नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, बाकी चीज़ों की प्लेलिस्ट वीडियोस में है, आप आगे देख सकते हो कि फॉरवर्ड रिटर्न प्रॉब्लम क्या होती है। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैंने बताया है कि असेंबलर के मेन स्टेटमेंट्स क्या है, कौन से स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं, जो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैं तो चाहता हूँ आप मिस ना करो। इस वीडियो अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो ताकि आगे के सारे अच्छे अच्छे वीडियोस आप देख सकोगे जो नए आने वाले, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आएगी। इसे शेयर करो अपने दोस्तों को। थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू सो मच।